नमस्ते बच्चों, मैं कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में 7वां जो पाठ है सोच अपनी अपनी वो पढ़ेंगे। किसी विषय के पक्ष में और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। तो कोई एक विषय में कोई पक्ष में बोलता है तो कोई विपक्ष में बताता है, अपने तर्क वितर्क बताते हैं और अपने विचार अभिव्यक्त करता है, उसे हम वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण अंग है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में किसी एक विषय को निर्धारित कर लिया जाता है। वाद विवाद में कोई एक विषय निश्चित होता है, निर्धारित किया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में बताते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ विद्यार्थी पक्ष में जाता है तो कोई विपक्ष में, कोई सही ढंग से बताता है तो कोई अलग ढंग से बताता है। तो इस तरह वाद विवाद होता है। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो उसके बाद का विपक्ष में एक पक्ष में विचार बताता है तो दूसरा विपक्ष में अपनी बात कहता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो इस तरह वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि मिलती है और विपक्षी के कथन को खंडन करने का अवसर मिलता है। तो इस तरह यहाँ पर सोच अपनी अपनी, मतलब सबकी सोच अलग अलग है, सबकी विचारने की क्षमता अलग अलग है। कोई एक पक्ष में बताता है तो कोई विपक्ष में बताता है। कोई बात हो तो उस बात में किसी को अच्छाई नज़र आती है तो उसी बात पर किसी को बुराई नज़र आती है। यहाँ पर कई सारे टॉपिक रखे गए हैं, उसके बारे में आपको अपनी राय बतानी है। तो यहाँ पर कई सारे टॉपिक रखे गए हैं, उसके बारे में आपको राय बतानी है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। आपकी हमारी जो स्कूल है उसमें भी वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जाती है। इसमें कुछ विद्यार्थी पक्ष में बोलता है तो कोई विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता है, कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो कोई समर्थन देता है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। दो चित्रों को ध्यान से आपको देखना है और दोनों चित्रों को देखकर आपको ये बताना है, ये 2 जो चित्र है, ये जो गांव का चित्र है और ये शहर का चित्र है, और ये गांव का चित्र है और ये शहर का, दोनों चित्रों में क्या अंतर है, क्या तफावत है। आप इन दोनों चित्रों में से कौन सा चित्र अच्छा लगता है, यानी आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है, शहरी जीवन अच्छा लगता है या ग्राम्य जीवन अच्छा लगता है या शहरी जीवन, आपको ये बताना है। बराबर। यहाँ पर 2 चित्रों में, यहाँ पर ये जो प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। 2 चित्र हैं यहाँ पर, उन 2 चित्रों में क्या अंतर है वो आपको। तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है, तो पहला जो चित्र है वो गांव का है, बराबर, और दूसरा चित्र है नगर का। गांव के जो चित्र है उसमें नदी दिखाई दे रही है, ये जो कुम्हार है मटके बना रहा है, और फिर ये जो बच्चे हैं नहा रहे हैं, ये औरत कपड़े धो रही है। इस तरह फिर यहाँ पर छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं, पेड़ है, ये प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है, बैलगाड़ी यहाँ पर है। तो इस तरह गांव का चित्र है। कई लोग पानी भरकर जा रहे हैं, कई लोग काम करते दिखाई दे रहे हैं। गांव में जो कच्चे घर हैं
और ये जो लोग हैं गांव के, वो मामूली कपड़े पहनते हैं। गांव में बड़ी शांति होती है। तो इस तरह यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, शुद्ध हवा यहाँ पर हमें मिलती है। और ये जो शहर है, ये जो चित्र है नगर का है। तो नगर के चित्र में पक्की सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, फिर जो लोग हैं वो लोग आधुनिक वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चौड़ी सड़क, पक्का मकान, सड़क पर वाहन चलते दिखाई दे रहे हैं। कारखाने यहाँ पर है, बड़ी बड़ी इमारतें 2 मंजिल 3 मंजिल, उनसे भी आगे कई सारे मंजिल है, कई सारे बड़े बड़े घर हैं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है ये नगर का चित्र है, जहाँ पर शांति ही नहीं है, शोर बकोर, आवाज़ ही आवाज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी नगर के जीवन में। तो इन दो चित्रों में एक गांव का चित्र है और एक नगर का, बराबर। इन दोनों चित्रों में आपको जवाब देना है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। अभी आपने अंतर मैंने बता दिया। अब इन दोनों चित्रों के आधार पर आपको बताना है कि आपको कौन सा रुचिकर लगा, तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। तो इन दो चित्रों में से आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है, ये बात बतानी है, बराबर। तो गांव का जीवन सरलता और सादगी से भरा हुआ है, किसी प्रकार की बनावट नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, एकदम शांति। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, अपने खेतों में अनाज सब्जियां उगाते हैं। और वो लोग हमेशा कच्चे घर में रहते हैं। उनका जो जीवन है प्रकृति से नजदीक है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य हमें दिखाई देगा, एकदम शांति और सुंदर वातावरण हमें ग्राम्य जीवन में देखने को मिलेगा। जबकि नगर के जीवन में तड़क भड़क है, बनावटीपन है, लोग आधुनिक सुविधा भुगत रहे हैं, फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, मंजिलें हैं, पक्के मकान हैं। वे हमेशा नल का पानी पीते हैं, नदी से पानी नल में आता है। बाजार से अनाज लाते हैं, सब्जियां खरीद कर खाते हैं। फिर नगर की सड़कें पर हमेशा शोर बकोर वाहन की आवाज सुनाई देती है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तर में काम करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर नगर के जीवन में शांति ही नहीं है, वहाँ अशांति होती है। यानी नगर के जीवन में प्रकृति से बहुत दूर है नगर जीवन। यहाँ पर चारों ओर शोर बकोर, भागा दौड़ी, लोग पैसे के पीछे भागते हुए दौड़े दिखाई दे रहे हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। ये जो नगर के जीवन में। अब नगर के जीवन में अनेक दोष है। नगर का जीवन दोषों से भरपूर है, लेकिन गांव के जीवन के साथ साथ नगर का जीवन भी मुझे पसंद है। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो लोग शिक्षित हैं, प्रगतिशील हैं। यहाँ पर आपको अस्पताल मिलेगी, कॉलेज मिलेगी, स्कूल मिलेगी। आपको जितनी पढ़ाई करनी है वो आप नगर के जीवन में पढ़ सकते हैं। मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर अनेक सारी संस्थाएं हैं, पुस्तकालय हैं, जहाँ पर आप जाकर मन चाहे पुस्तक पढ़ सकते हैं। उन्नति के लिए, अगर आपको उन्नति करना है तो नगर का जीवन अच्छा है, लेकिन आपको जो शांति चाहिए तो शांति ग्राम के जीवन में मिलेगी। तो इन दोनों में भले ग्राम में जीवन अच्छा है, लेकिन सारी सगवड़ हमें आधुनिक सगवड़ यहाँ पर नगर के जीवन में दिखने को मिलेगी। तो आपको इन दोनों में से कौन सा जीवन अच्छा है अपने विचार लिखने हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको स्वाध्याय में लिखने हैं, बराबर। अब अगला प्रश्न है, क्या तालाब का पानी पीने योग्य है? क्या तालाब का पानी पीने योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? अगर आपको तालाब का पानी पीने योग्य नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, आपको बताना है, बराबर। तालाब के पानी में ऐसी क्या बात है, क्या वजह है जिससे आप तालाब का पानी नहीं पी सकते? तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मुझे तालाब का पानी पीने योग्य नहीं लगता, क्योंकि तालाब जो है वो चारों ओर से बंद होता है। जो पानी बहता हो, यानी नदी एक जगह से दूसरी जगह बहती है तो बहता पानी स्वच्छ होता है, लेकिन तालाब का पानी क्या होता है? बंधियार पानी है। यहाँ कोई बहाव नहीं है, एक जगह ही रहता है, बंद होता है, जिससे बाहर की धूल मिट्टी वहाँ पर गिरती है। पेड़ के पत्ते भी गिरकर यहाँ सड़ते हैं, और जो लोग हैं गांव के, वो सारे गांव के लोग तालाब में कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। अनेक लोग तो खुद नहाते हैं और जानवर को भी नहलाते हैं। तो इस तरह सारी गंदगी तालाब में फैलती है, तालाब में रहती है, जिससे तालाब का पानी दूषित होता है। और अगर दूषित पानी हम पिए तो हम काफ़ी सारी बीमारियां हम में हो सकती है, जैसे कि गंदा पानी पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। और इसीलिए मुझे तालाब का पानी पीने योग्य नहीं लगता, बराबर। तो तालाब का पानी जो है बंधियार होता है, बहाव नहीं होता, कई सारी धूल मिट्टी पत्ते यहाँ पर गिरकर सड़ते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पर इतनी लील जमा होती है, कई बार तालाब के पानी से बास भी आती है। तो ऐसा पानी अगर कोई यहाँ पर, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपने पशुओं को नहलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो ऐसा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, तालाब का पानी पीने योग्य है? यदि नहीं, मुझे तो पानी पीने योग्य नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता, वो मैंने सारी बातें बताई, बराबर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी अच्छाई बताएंगे, अगर नहीं लगता है तो आप क्यों नहीं लगता अच्छा, ये बात आपको बतानी है, बराबर। अब हम अगले मुद्दे की ओर पहुंचते हैं। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर कोई पक्ष में अपने कारण सहित विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको निबंध लिखना है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान वरदान रूप है या अभिशाप, आपको निबंध लिखना है, बराबर। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है।
तो प्रदूषण, विज्ञान के कारण काफ़ी प्रदूषण फैला हुआ है। जैसे हम जो सुविधा भुगत रहे हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक जो भी हम जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के कारण भी, उन सब की गंदगी के कारण, यानी मानो कि मील है तो उसमें हम कपड़े को रंग रोगान करते हैं, लेकिन ये जो रंग है केमिकल युक्त है, और ये जो केमिकल युक्त जो कचरा निकलता है उनसे प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और जमीन प्रदूषण, बराबर। तो जल, हवा यानी वायु और जमीन प्रदूषण होता है। तो केमिकल युक्त जो पानी हम नदी में छोड़ते हैं, जमीन में छोड़ते हैं, तो जिससे जमीन प्रदूषण होता है। और कई मील का जो कचरा है वो हम नदी में बहा देते हैं, तो जल प्रदूषण होता है। और उनसे जो हवा निकलती है, बड़े बड़े जो कारखाने हैं उसकी जो चिमनियाँ हैं, यानी गुजराती में कहिए तो धुमाड़ो, तो उनसे हवा प्रदूषित होती है। तो हवा प्रदूषित होती है तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उनके लिए हमें मील की जो चिमनियाँ हैं, भुंगरू कहेवाय, ऊपर जो हवा छोड़िए छे प्रदूषित हवा, उसे हमें आगे छोड़नी चाहिए, हवा आकाश में आगे, यानी चिमनी बड़ी रखनी चाहिए। और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम गंदा पानी जल में नहीं बहाना चाहिए, हमें जमीन में भी उसका बहाव नहीं करना चाहिए, ताकि हम प्रदूषण को रोक सकें। फिर विज्ञान के कारण हमें बिजली मिली है, तो बिजली से हम आज कई सारी सुविधाएं भुगत रहे हैं। बिजली अगर आपके घर थोड़ी देर के लिए भी चली जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो बिजली हमारे लिए आवश्यक है। फिर अंतरिक्ष की खोज, अंतरिक्ष में कई सारी खोज हुई है। जैसे सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर अपना रिकॉर्ड बनाया। फिर विमान की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा, ये सारे ग्रह रखे जाते हैं, तो ये सब क्या है? अंतरिक्ष की खोज। फिर डॉक्टरी सुविधा के कारण हमें कई सारा फायदा हुआ है। जैसे मानो कि आपकी हड्डी टूटी है, आपके पेट में गांठ है या आपके दिमाग में कुछ है, तो आप आधुनिक सुविधा के कारण आप उसका निदान कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े रोग, ये जो विज्ञान की वजह से हम उसकी दवा की शोध हुई, जिसके कारण हम अपनी बीमारी को कम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, हृदय जैसा हृदय भी हम अपना नया बिठा सकते हैं। तो इस तरह डॉक्टर सुविधा हमारे लिए एक वरदान रूप है। फिर दूरभाष मतलब हम मोबाइल पर जो बातें करते हैं और जो हम टीवी देखते हैं, वो भी एक विज्ञान की ही देन है। कंप्यूटर की वजह से हम आजकल हमारी कई सारी तकलीफ दूर हुई है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिससे विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप कम लेकिन अभिश्राप बन गया। जैसे परमाणु बम के कारण विज्ञान की ही खोज है, लेकिन उनके कारण काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। वर्षों पहले नागासाकी
पर एक बम फोड़ा गया था, जिससे उसकी असर बरसों की बरसों तक रही। वहाँ पर जो भी बच्चे जन्म लेते थे वो सब शारीरिक मानसिक खोड़खापन उन बच्चों में देखने को मिलती थी। फिर विज्ञान के कारण पिस्तौल बनाई गई। पिस्तौल हमेशा, हाँ, हम अपनी रक्षा के लिए हमें करनी चाहिए, लेकिन आज लोग पिस्तौल की वजह से एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यातायात यानी वाहन व्यवहार के साधन के कारण हमारी जो यातायात के कारण हमारी जो मुसाफरी है वो हम घंटों में हम ख़त्म कर सकते हैं। मानो कि यहाँ से आपको अहमदाबाद जाना है तो आप बस में बैठकर या ट्रेन में सवार होकर जा सकते हैं। अगर चलकर जाना हो तो आप उससे वहाँ चलकर नहीं जा पाते। लेकिन उनके कारण उनसे जो हवा निकलती है, प्रदूषित हवा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, वो भी हमारे लिए एक अभिशाप रूप है। तो बच्चों, आपको ये सब बातें, इन मुद्दों के आधार पर आपको विज्ञान वरदान है अभिशाप निबंध लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।